किसी पार्टी की अपनी निजी कंपनी नज़र आने लगी है। ये ठीक नहीं है देश के इलेक्शन कमीशन के लिए। इस काले कानून से हरियाणा के जनप्रतिनिधियों को, ग्राम पंचायतों को, नगर पालिका नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को बचाना है और इस अन्याय को रोकना है। और ये शुरुआत हरियाणा से होगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे आदमी को टिकट नहीं देती। वो देखेंगी कौन दबंग है, किसके पास पैसा है, चाहे पैसा कितने भ्रष्टाचार का हो। हर बच्चा भागीदारी करना चाहता है। हर बच्चा देश को अच्छा देखना चाहता है, देश में हिस्सेदारी करना चाहता है, भागीदारी करना चाहता है। रोका जाता है। लोकतंत्र के नाम पे ढोंग तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र के नाम पे पूंजीवाद चल रहा है। लोकतंत्र के नाम पे आस्थावाद चल रहा है। अभी लोकतंत्र का होता तो आस्थावाद नहीं चलता। आस्था किसकी क्या है वो तो उसका इंडिपेंडेंट है, मगर आस्था के लिए, ढोंग के लिए प्रचार प्रसार की इजाज़त कौन देता है? की बात है आँख मीच के मूंद करके कि जो मैं कह रहा हूँ वही मान लो, उस ढोंग से बचाना था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बलराज मलिक साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं, तो हम हरियाणा चुनाव पे इनसे बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो है सबसे पहला चुनाव जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब हरियाणा में चुनाव की तारीखें आ गई हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या वहाँ जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा? चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अभी वहाँ तारीखें भी बढ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल तारीखें बढ़ी। 3-4 दिन का फर्क उसमें आया है। बहाना बनाया था छुट्टी है और फिर इस तरह से वो किया। मेरे ख्याल में तो ये षड्यंत्र करके किया है कि ताकि जो मजदूर तबका है, जो बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं, वो इसमें ना शामिल हो पाए। कोई ना कोई तौर तरीका है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। वरना 4 दिन के लिए सरकाना और इलेक्शन कमीशन सब पार्टियों को बुला के डेट तय करता है, सारी पोजीशन लेके, सारे हालात देख के तय करता है। ये जो किया ऊपर के इशारे से किया है। इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन एकदम रबड़ स्टैम्प की तरह काम कर रहा है। वो संवैधानिक बॉडी नज़र आने की बजाय, संवैधानिक संस्था नज़र आने की बजाय वो किसी पार्टी की अपनी निजी कंपनी नज़र आने लगी है। ये ठीक नहीं है देश के इलेक्शन कमीशन के लिए। और हरियाणा में जो चुनाव है, इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे हिसाब से एक होना चाहिए। वो एक क्या मुद्दा होना चाहिए कि देश में जो हमारे फ्रीडम फाइटर या फोर फादर ने सोचा था, गांधी जी ने भी सोचा था और सभी लोगों ने सोचा था कि स्थानीय स्वशासन मजबूत होना चाहिए। गवर्नमेंट लोगों के हाथ में होनी चाहिए और गवर्नमेंट लोगों के दरवाजे पे होनी चाहिए। व्यवस्था दरवाजे पे होनी चाहिए और व्यवस्था के असली जो आधार हैं वो लोकल लोग हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। और सब पार्टियां उसकी बात तो करती हैं, मगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है वो राजीव गांधी के जब प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त पार्लियामेंट ने काम किया था कि ग्राम पंचायतों को और स्थानीय स्वशासन को, लोकल बॉडी जो नगर पालिका नगर निगम, इन दोनों के लिए अमेंडमेंट लेके आए, 72-73वां अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लोग, ये दोनों संस्थाएं अब संवैधानिक संस्थाएं हो गई हैं। जैसे पार्लियामेंट है, जैसे विधानसभा है, ऐसे गाँव की ग्राम सभा, पंचायत और नगर पालिका नगर निगम, ये भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। और संवैधानिक संस्थाएं हैं तो जो और संस्थाओं के लोग हैं, जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, उसी तरह से इन संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को भी, सरपंच पंच को भी और जिला परिषद के मेंबरों को, ब्लॉक समिति के मेंबर, चेयरमैन और जो भी नगर निगम, नगर निकाय हैं, नगर पालिका हैं, इनके जो असली जनप्रतिनिधि हैं, मैं कहूँ असली डेमोक्रेटिक जनप्रतिनिधि यही है। क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मांगते नहीं, लोगों में से खुद ही खड़े होते हैं। लोग जिसको खड़ा करते हैं वही खड़े हो जाते हैं और लोगों के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं, सबको जानते हैं, पहचानते हैं। वो लोग जब चुने जाते हैं तो वो असली लीडरशिप है देश की। वो लीडरशिप नहीं है जो दिल्ली के पार्टियों के दफ्तरों में बैठ के या राज्यों की राजधानियों में पार्टियों के दफ्तरों में बैठ के बांट देते हैं, बंदर बांट नेताओं के बच्चों को, या पैसे लेकर टिकटों के बेचने का गोरख धंधा जो चला है वह संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है और वो नैतिक है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ध्यान इस वक्त हरियाणा की जनता को देना चाहिए। हरियाणा उसमें भी देश में अगुवाई करे। वो अगुवाई इसलिए करे कि हरियाणा में जो काला कानून है, लोकल बॉडी वाला कानून भी और ग्राम पंचायत एक्ट भी, पंचायती राज एक्ट भी, वो दोनों खतरनाक हैं। उनके अंदर डेमोक्रेसी की हत्या है और उसमें इन प्रतिनिधियों को सरकारी अफसरों द्वारा सस्पेंड करने का प्रोविज़न है। और वो प्रोविज़न अक्सर जब होता है जब सरकार के इशारे पर करते, जो सरकार में होता आदमी जिसकी सत्ता होती है, वो पॉलिटिशियन उसका मिसयूज करते हैं
और जो आदमी उनकी सरकार से सहमत नहीं है उनको कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। छोटी मोटी गलती निकाल के किसी को भी सस्पेंड कर देते हैं, जबकि एमएलए एमपी को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में वो सस्पेंड होते हैं जब वो वहाँ गलत व्यवहार करते हैं या बोलते नहीं सही, पर उनकी सदस्यता है वो काम करने से रोका नहीं जाता। वह एमएलए भी रहते हैं, एमपी भी रहते हैं अपनी जनता के लिए। यहाँ पे गड़बड़ है और ये छोटे प्रतिनिधि असली प्रतिनिधि हैं, इनको ना बंदूकों की सुरक्षा की जरूरत है, ना ये राज्य सरकार पे बोझ है, ना इनको सरकारी मकानों की जरूरत है, ना टीएडीए की जरूरत है। ये लोग असली प्रतिनिधि हैं। ये प्रतिनिधि अगर सही मजबूत होते, ये लोकतंत्र का जो आधार ही नींव ही इन्होंने कमज़ोर कर दी। लगभग सभी राज्यों में ऐसा ही है। सब अपने जो असली गवर्नमेंट है, असली जो व्यवस्था है, मौलिक व्यवस्था, वो आधार यही हैं और इन्हीं को कमज़ोर किया हुआ है आज तक। लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी, विधानसभाओं ने भी। सारी पॉलिटिकल पार्टी इस मामले में दोषी हैं। तो हरियाणा में ये मुद्दा इस इलेक्शन में उठेगा और उठना भी चाहिए और इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी इस काले कानून को बंद करने के लिए बात करे, उसी को हरियाणा के लोगों को मतदान करना चाहिए। फिर देखना कि कैसे नेता पैदा होते हैं। इतने युवा हैं जो बन के फिर अपने आप ही करप्ट अफसरों का, चाहे वो डीएम हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मंत्री संतरी हो राज्य सरकार के, सब को इनके पास जाना पड़ेगा और ये लोग सबको अपने आप टैकल कर लेंगे। फिर किसी एमएलए एमपी की सिफारिश की जरूरत इन लोगों को नहीं पड़ेगी। जब पड़ती है कि जब इनको ये अधिकारी सस्पेंड कर सकते हैं। इस काले कानून से हरियाणा के जनप्रतिनिधियों को, ग्राम पंचायतों को, नगर पालिका नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को बचाना है और इस अन्याय को रोकना है और ये शुरुआत हरियाणा से होगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, ये तो एक मुद्दा हुआ और आप खुद हरियाणा से संबंध रखते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में वहाँ क्या क्या मुद्दा बनने वाला है? पिछले 10 सालों से वहाँ भाजपा की सरकार है और उनका कहना है कि हमने लगातार विकास कार्य किए, तो तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। हम एज ए सिटीजन आपसे जानना चाहें कि आप खुद हरियाणा से हैं, तो वहाँ की जनता इस बार क्या सोच रही है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, करप्शन, भाई भतीजावाद। ये वाकई वो है, ये भाई भतीजावाद भी ख़त्म करना पड़ेगा। एक आदमी खुद एमपी हो गया, बच्चे को एमएलए बनाना चाहता है, खुद सीएम होगा, फिर अपने बेटे को बनाना चाहता है। ये डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। वोट तो जनता देती है। अगर किसी को टिकट मिला है, जनता ने उसे चुना है, आप नेताजी पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? जनता देती है। ये लोग एक तरह से गिरोह बन चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के पास चंदा होता है, जब सरकारों में होते हैं, उन लोगों के काम करते हैं, लोग उम्मीद में उनको चंदा देते हैं, पैसा देते हैं और पैसे और मसल का दुरुपयोग होता है इलेक्शन में, जो कि लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। उस वजह से वही लोग, दूसरे आदमी बेचारे हिम्मत ही नहीं कर पाते इलेक्शन कंटेस्ट करने की। पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे आदमी को टिकट नहीं देती। वो देखेंगी कौन दबंग है, किसके पास पैसा है, चाहे पैसा कितने भ्रष्टाचार का हो। तो क्या मतलब आप एक तरह से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कई देशों में स्टेट फंडिंग होती है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या इंडिया में भी आप इस तरह की बात चाहते हैं? यस, अगर स्टेट फंडिंग हो तो इस देश का कोई भी बेटा बेटी जिसमें दमखम है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा और उन्हीं लोगों की फिर वो लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे और देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित होगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर, इस पे सरकार पे कितना खर्चा बढ़ेगा, आप ये नहीं सोच रहे हैं? अब कितना खर्चा बढ़ रहा है, चोरी चकारी से कितना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लोगों को ब्लैकमेल करके और 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर वाले जब पैसा देते हैं तो सरकार बनने के बाद वो सारी व्यवस्था को तहस नहस करवाते हैं। उनके इशारे पे सीएम और पीएम चलते हैं। तो ये बेड़ा गर्क नहीं हो रहा देश का, ये ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए। सारे कर्मचारी इलेक्शनों में अपनी ट्रांसफरों के चक्कर में, जिसकी सरकार बनने की उम्मीद हो, इवन कई कर्मचारी तो जहाँ मोटी मलाई जो खाते हैं वो तो सभी पक्षों को पैसा चंदा देते हैं। ये करप्शन कितना बड़ा करप्शन है, कोई बोझ नहीं है। देश का पैसा देश के सामने, देश के लिए, वो पैसा वापस देश में ही तो चला जाता है। उससे क्या नुकसान होता है देश का? कोई नुकसान नहीं होता। गवर्नमेंट फंडिंग होनी चाहिए और इलेक्शन में जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनको प्लेटफार्म मिलने चाहिए, टीवी पे इकट्ठे बैठ के बोलने का, सबको बराबरी के अधिकार के तहत लाना चाहिए। सर, ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खामी है कि कहा जाता है कि लोकतंत्र में पूंजीपति लोग जो है शासन पे कब्जा कर लेते हैं। हमने कई देशों में देखा है, लैटिन अमेरिकी देशों में भी है कि वहाँ स्टेट फंडिंग होती है, चुनाव का खर्चा खुद सरकार उठाती है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा लागू नहीं हुआ। कई बार इसके लिए भी लोगों ने अर्जियाँ दाखिल की है। आपको क्या लगता है सरकार कहाँ पे रोक रही है इस चीज़ को? अगर किसी सरकार चुनाव लड़ने का खर्चा उठाए तो कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहेगा वो लड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर वर्णवादी या समानतावादी शासनवादी मानसिकता है अभी भी। इसीलिए तो है कि जिसका बाप बन गया उसका बेटा भी वो बने। ये वही है, जिसका बाप जज बन गया उसका बेटा भी जज बने।
जिसका बाप डॉक्टर बन गया उसका बेटा भी डॉक्टर बने। यानी ये कब्जे की मानसिकता है। बच्चों के अंदर क्या विद्या है, कोई बच्चा बेकार नहीं है देश का। हर बच्चा भागीदारी करना चाहता है, हर बच्चा देश को अच्छा देखना चाहता है, देश में हिस्सेदारी करना चाहता है, भागीदारी करना चाहता है, रोका जाता है। ये जो माहौल चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी में, ये भी असमानतावादी मानसिकता से ग्रस्त हैं अभी तक सारी पार्टियां। इन पार्टियों को खुल के ये काम करना होगा। कौन सी पार्टी हैं जो अच्छे लोगों को, किन पार्टियों के पास है जिसके पास 20-20, 30-30 कैंडिडेट है खड़ा करने के लिए, कि एक पे किसी ने मुकदमा बना दिया या एक का फार्म कैंसिल होगा, हमारे पास एक नहीं, एक से बढ़कर एक कैंडिडेट है देने के लिए। और लोगों से कितना पूछते हैं, ये कुछ नहीं है, जुगाड़ चल रहा है अभी तक इस देश में डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं हुई। शासन मानसिकता से हटके ये देश बढ़ रहा है डेमोक्रेसी की ओर, डेमोक्रेसी की स्थापना भी नहीं हुई है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि देश में पूर्णतः जो है लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई? नहीं, लोकतंत्र के नाम पे शासन तंत्र चल रहा है देश के अंदर, लोकतंत्र के नाम पे ढोंग तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र के नाम पे पूंजीवाद चल रहा है, लोकतंत्र के नाम पे आस्थावाद चल रहा है। अभी लोकतंत्र का होता तो आस्थावाद नहीं चलता, विवेकशीलता चलती, मानवता चलती। लेकिन सर लोगों को अपनी आस्था होती है किसी चीज़ में, अध्यात्म में, तो उसमें सर किस प्रकार की मनाही आप किसी को करेंगे? ये तो संविधान भी छूट देता है। नहीं, उसको नहीं मैं कह रहा हूँ। आस्था किसकी क्या है वो तो उसका इंडिपेंडेंट है, मगर आस्था के लिए, ढोंग के लिए प्रचार प्रसार की इजाज़त कौन देता है? क्यों देते हैं? ऑडिट नहीं होना चाहिए? देश के लोगों को मूर्ख बना सकता कोई? बहुत जगह कन्वर्जन हो रहा है, पंजाब में बता रहे हैं कुछ कन्वर्जन हो रहा है, और वहाँ पे कह रहे हैं पानी से ठीक हो जाओगे, दवाई छोड़ दो। कितने लोग मर गए? तो ये झूठा जो लोग ढोंग है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है देश के लोगों को शिक्षित करना है और सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बनाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब है कि ये पूछना भाई ये चीज़ क्या हुई, ये क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है, ये सच्चाई क्या है, इस तरह की बातें आंख मीच के मूंद करके कि जो मैं कह रहा हूँ वही मान लो, उस ढोंग से बचाना था। सर एक आखिरी सवाल, विनेश फोगाट अभी ओलंपिक में गई थी और एक दिन में ही उन्होंने 3 मुकाबले जीते। हालांकि वजन बढ़ने के कारण वो भी 100 ग्राम, उनको मुकाबले से फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल मुकाबले से। क्या लगता है उस पर कई लोग जो है भारत सरकार पे उंगली उठाई कि इन्होंने जो है गड़बड़ी की, इस कारण जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई, या इन्होंने अपना पक्ष सही नहीं रखा? क्या ये भी एक तरह से एक भावनात्मक मुद्दा बन सकता है हरियाणा में? बिल्कुल बना हुआ है, ये तो सब दिखाई दे रहा है। अपने प्लेयर के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और अपने प्लेयर को जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। वो तो लड़की ने खुद हिम्मत मारी है, और ये लोग तो दबाव में थे, दबाव में बोल नहीं पा रहे थे, मगर अंदर से उसको पसंद नहीं कर रहे थे लोग। क्योंकि जो शासन तंत्र वाले लोग हैं, जो ढोंग तंत्र वाले लोग हैं, जो इस तरह की मानसिक असमानतावादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, ये लोग तो चाहते थे कि ऐसा लगे, क्योंकि उसको छेड़ना, स्पष्ट दिखाई देना, तो इनका और इलाज करती जनता, थू होती इन पे। अब इन्होंने सोचा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो इस तरह का व्यवहार रहा है इनका। और एक बच्चे से उसका जज्बा तो देखो, जिस बच्ची को घसीटा गया हो, जो छेड़खानी इस तरह के माहौल से बाहर निकली हो, वो दोबारा, और जो उसका असली वेट का जो ग्रुप था उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसने सोचा फिर भी मेरे को ओलंपिक जाना है, वहाँ से उसको रोका गया, फिर उसने कम कैटेगरी करके फिर वो क्वालिफाई किया, और उसके बावजूद कितने एक ही दिन में 3 मुकाबले जीती और रिकॉर्ड बनाया है। वो भी ऐसे उसको हराना जो पूरे टॉप मोस्ट थी, उसको कोई हरा ही नहीं पाता। उसको हराने से ये साबित होता है कि क्या जज्बे की लड़की है। इसलिए विनेश फोगाट से ज़्यादा जज्बे का खिलाड़ी अभी इस देश में पैदा नहीं हुआ। वो सबसे हाईएस्ट रैंक की बच्ची है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।